स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, ईपीपीसीएस, आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीसीएस, एसपीएससी, रेलवे आदि सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब इंस्पेक्टर जैसे बैंक पीओ, रेलवे जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी 2026 में समाचारों में रहा लेनाकैप्पेवीर दवा रोल आउट एचआईवी रोकथाम के लिए किस देश ने शुरू किया है। तो हाल ही में जो लेनाकैप्पेवीर दवा का रोल आउट एचआईवी जो रोकथाम के लिए किस देश ने शुरू किया है। विच कंट्री लॉन्च्ड द रोल आउट ऑफ द ड्रग लेनाकैप्पेवीर फॉर एचआईवी प्रिवेंशन इन फरवरी 2026। तो ऑप्शन 1 में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी में है जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी में है नाइजीरिया, ऑप्शन डी में इथोपिया। तो इनमें से जो लेनाकैप्पेवीर दवा का रोल आउट एचआईवी रोकथाम के लिए किस देश ने शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे देश ने शुरू किया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। जो जिम्बाब्वे सहित कई अफ्रीकी देशों में लेनाकैप्पेवीर दवा का एचआईवी रोकथाम के लिए रोल आउट शुरू किया गया है। जो क्या किया गया है, कहाँ पे, तो जिम्बाब्वे के सहित कई अफ्रीकी देशों में भी जो लेनाकैप्पेवीर दवा का एचआईवी रोकथाम के लिए शुरू किया गया है, यानी रोल आउट किया गया है रोकथाम के लिए, जो वर्ष में 2 बार 6 महीने में एक बार और वर्ष में 2 बार दिया जाता है दवा। एक जो मरीज व्यक्ति को साल में 2 बार दिया जाता है, यानी 6 महीना पर दिया जाता है। जो अफ्रीकी देशों में एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिम्बाब्वे इसका आंसर हो जाएगा। आइए और देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो इतना ही है। अगला कंसेप्ट है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च की है। इसकी प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन 1 में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी में साइबर बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करना, ऑप्शन सी में बढ़ते आतंकी खतरे सक्रियता से निपटना, ऑप्शन डी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का विस्तार करना। तो भारतीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो बढ़ते आतंकी खतरों से सक्रियता से निपटाना है। जो बढ़ते आतंकी खतरे जो बढ़ रहे हैं उनको सक्रिय रूप से निपटाने के लिए काम किया गया है। प्रहार नीति का जो लॉन्च किया गया है, इसका यही उद्देश्य है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति यानी प्रहार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के बदलते स्वरूप को निपटना है। जैसे में आतंकवाद के खतरे को पहचान करना और आतंकवादी हमले को रोकने और उनसे जवाब देने के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाना, बुद्धिमत्ता आधारित यानी इंटेलिजेंस लेड के आधार पर कार्य करना और समन्वित यानी कोऑर्डिनेशन के माध्यम से रणनीति बनाना, जैसे इन आतंकी खतरों को सक्रियता से निपटाया जा सके, यानी टैकल इन्वॉल्विंग टेररिस्ट विथ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। जो आतंकी खतरे को सक्रिय रूप से निभाने में भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति कौन है, तो प्रहार, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बदलते आतंकवाद के स्वरूप को निपटाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। जो प्रहार एक क्या है, एक्रोनिम है, जो आतंकवाद से निपटने के समग्र रूप से
रणनीति को सात प्रमुख रूपों को दर्शाता है। यानी प्रहार को एक्रोनोमिक है, जो आतंकवाद को निपटने के लिए 7 रूप से प्रमुख स्तंभों में दर्शाया गया है। यानी एक में है जो 7 रूपों में कौन कौन है हमले के, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक, यानी आतंकवादी हमलों को पूर्व ही रोकथाम किया जाए। 2 में है जो रिस्पॉन्स, यानी हमले की स्थिति को त्वरित और असंतुलित प्रतिक्रिया देना, यानी हमले की स्थिति में त्वरित रूप से और संतुलित रूप से उसे प्रतिक्रिया देना है, उसका सामना करना है। और तीसरा में है जो एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटी, आंतरिक क्षमताओं को एकीकरण और समन्वय करना, यानी आंतरिक क्षमता और एकीकरण हथियारों से उनके बीच एक आंतरिक क्षमताओं और एकीकरण और समन्वय करना, यानी अंदर ही देश के अंदर क्षमता विकसित करना और उनसे क्या करना, समन्वय करना। 4 में है जो मानव अधिकार, यानी ह्यूमन राइट्स एंड लॉ बेस्ड प्रोसेस करना, यानी मानव अधिकार के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर आधारित कार्यवाही करना। और 5वां है जो एटेन्यूएटिंग कंडीशंस इनेबलिंग टेररिज्म, यानी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना। 6वां है अलाइजिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। 7वां है यानी रिकवरी रिलायंस होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी हमले के बाद जो पुनर्वास या लचीलापन को क्या करना, पुनर्वास बढ़ावा देना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि रणनीति के जो प्रहार के 7 रणनीतिक प्रमुख स्तंभों को दर्शाया गया है इनके 7 माध्यम से, जो हमले के बाद पुनर्वास या और लचीलापन, यानी हमले के बाद जो कहीं हमला होता है तो वहाँ से फिर पुनर्वास वहाँ पे किया जाए। अगला कंसेप्ट है यानी प्रहार, प्रिवेंशन, रेस्पॉन्स, एग्रीगेशन, ह्यूमन राइट्स, एटेन्यूएशन, एलाइनमेंट एंड रिकवरी। अगला कंसेप्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल INS अंजादीप किस प्रकार का पोत है, यानी रिसेंटली इंड्यूक्टेड into the Indian Navy INS अंजदीप इज व्हाट टाइप ऑफ वेसल, यानी हाल ही में जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS अंजदीप, तो वो किस प्रकार का पोत है। तो ऑप्शन 1 में विमानवाहक पोत, ऑप्शन बी में है पनडुब्बी रोधी पोत, ऑप्शन सी में है उभयचर आक्रामक पोत, ऑप्शन डी में है महासागरीय अनुसंधान पोत। तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS अंजदीप किस प्रकार का पोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, यानी एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है। यानी जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS अंजदीप वो किस प्रकार का पोत है, तो पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, यानी एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो INS अंजदीप भारतीय नौसेना का तीसरा सबमरीन है, यानी वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, यानी ASWC है, जो यानी एक प्रकार का भारतीय नौसेना का यह तीसरा एंटी सबमरीन है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स यानी GRSC द्वारा निर्मित किया गया है और कोलकाता द्वारा इसे निर्मित किया गया है, यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इसे विशेष रूप से उथले पानी और तटीय क्षेत्रों में दुश्मन जो पनडुब्बियों को पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने में डिजाइन किया गया है, जिसे डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है। यानी जो इसे विशेष रूप से उथले पानी और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए किया जाता है, ट्रैक करने के लिए और नष्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिसे डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है। इसे जो पनडुब्बी रोधी युद्धपात है INS अंजदीप को क्या कहा जाता है, तो डॉल्फिन हंटर भी इसे कहा जाता है। यह पनडुब्बी रोधी युद्ध यानी एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए समर्पित है, न कि एक विमानवाहक या प्रशिक्षण या अनुसंधान पोत के लिए। तो क्या है, एक पनडुब्बी एक रोधी
युद्ध है, यानी युद्ध के लिए एक समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। अगला कंसेप्ट है कि हरमनप्रीत कौर हाल ही में किस खेल में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इन विच स्पोर्ट डिड हरमनप्रीत कौर रिसेंटली बिकॉम द मोस्ट कैपेड प्लेयर, यानी जो हरमनप्रीत कौर है जो हाल ही में किस खेल से सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको सब कोई जानता है कि ऑप्शन 1 में हॉकी, ऑप्शन बी में फुटबॉल, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में बैडमिंटन। तो इसका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर का किस खेल से संबंध है, तो क्रिकेट से संबंधित है। जो हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेल से संबंधित है, जो सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, जो हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है। आइए इनके बारे में विस्तार से देखते हैं। हरमनप्रीत कौर ने हाल ही में 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली बनने वाली महिला बन गई हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी कप्तान भी है। यह उपलब्धि उन्हें वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक योग्य खिलाड़ी बनाती है। यह रिकॉर्ड इनके प्रारूप यानी टेस्ट में भी, ओडीआई और T20 में भी मिलाकर इन्हें बनाया है 356 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक। इससे पहले कि इनका यह रिकॉर्ड था तो न्यूजीलैंड के सुजी बेट्स का नाम पहले इनसे 355 था, जो न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स का नाम थे पहले इनसे। अब कौन है? हरमनप्रीत, जो 356 अंतर्राष्ट्रीय मैच में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, हरमनप्रीत कौर जी। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। आइए और देखते हैं। यही हरमनप्रीत, जो इनका जन्म 8 मार्च 1989 पंजाब में होता है और भूमिका है ऑलराउंडर है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान रही हैं हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में खोजी गई नई ब्लॉसम मीज यानी ब्लॉसम मीज प्रजाति कॉन्ट्रैरिनीना आइकार्डिफोलोरोसिस sp 9 किस फसल को प्रभावित करता है, यानी कॉन्टेरेनिना ICARD sp 9 किस फसल को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 1 में गन्ना, ऑप्शन बी में कपास, ऑप्शन सी में चमेली, ऑप्शन डी में चाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चमेली। इसका आंसर हो जाएगा, जो चमेली यानी जास्मीन की फसल को प्रभावित करता है। कौन? जो भारत में खोजे गया है नई ब्लॉसम मीज, जो प्रजाति है किसका? कॉन्टारिनीना आइकार्डिफोलोरोसिस sp 9, जो नई ब्लॉसम मीज की प्रजाति है। कौन? तो जास्मीन। तो आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। पुणे में स्थित ICAR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोक्टोरल रिसर्च यानी ICAR या DFR ने वैज्ञानिकों ने चमेली की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई ब्लॉसम मीज प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कैटरीना आइकार्डिफोलोरोसिस sp 9 रखा गया है। यह कीट फूलों को क्या करता है? ब्लॉसम को नुकसान पहुंचाता है और इसे फूलों को विकसित होने में प्रभावित करता है, जिससे उत्पादन में कमी आ सकती है। यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चमेली यानी जास्मीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो यह क्या है यह कीट? तो यह एक प्रकार का ब्लॉसम मीज है यानी फूल मक्खी है, जो परिवार सेसिडियोमाइडी, जो इसका वैज्ञानिक नाम है कॉन्टेरिनाना आइकार्डिफोलोरोसिस sp 9। sp 9 का अर्थ है स्पीसीज नोव की नई प्रजाति, यानी नोव sp 9 का अर्थ क्या है? स्पीसीज नोव यानी नई प्रजाति। यह कीट क्या करती है? कलियों के यानी फ्लावर्स बर्ड्स में अंडे देती है और लार्वा के अंदर विकसित होती है, जिससे फूलों को डिफॉर्म कर देते हैं और फूल गिरने लगते हैं, जिससे के कारण उत्पादन में कमी होने लगती है। अगला कंसेप्ट है।
चमेली की फसल चमेली भारत में फसल चमेली जो भारत में एक महत्वपूर्ण सुगंधित पुष्प है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, इत्र बनाने में यानी परफ्यूम बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, धार्मिक कार्यों में और फूल माला में इसका उपयोग किया जाता है। जो चमेली के यानी जास्मिन के फूल का, जो भारत में विश्व के प्रमुख जैस्मिन उत्पादक देशों में से एक क्या है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक, जो सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है चमेली के यानी जास्मिन का। अगला कंसेप्ट है, हाल ही में किए गए पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन ने किस राष्ट्रीय उद्यान को लुप्त प्राय फिशिंग कैट का प्रमुख आवासीय क्षेत्र यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया है। यानी द फर्स्ट साइंटिफिक assessment has identified which national park as a major stronghold of the endangered fishing cat। तो ऑप्शन 1 में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो हाल ही में जो किए गए पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन ने किस राष्ट्रीय उद्यान को लुप्तप्राय फिशिंग कैट का प्रमुख आवास क्षेत्र बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बताया गया है फिशिंग कैट, जो एक कहाँ पे प्रमुख आवास बताया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान को लुप्तप्राय इससे बताया गया था पहले। तो ये इसका आवास कहाँ क्षेत्र है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो फिशिंग कैट का। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। फिशिंग कैट के बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रायोनेलोरस विबोरनियस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या है, वल्नरेबल यानी असुरक्षित घोषित किया गया है। मुख्य रूप से इसका आवास कहाँ है, तो आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स में और दलदली क्षेत्रों में और नदी के तट पर पाई जाती हैं। विशेषतः यह मछली पकड़ने में सक्षम होती हैं, पानी में तैरने में सक्षम होती हैं, गोता लगाने में भी दक्ष हैं। कौन, तो फिशिंग कैट, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई हैं, जो हाल ही में चर्चित रही हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा पार्क जो लुप्तप्राय यानी फिशिंग कैट मछुए के एक प्रमुख स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी मजबूत आवास क्षेत्र बताया गया है। कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो फिशिंग कैट यानी मछुआ बिल्ली का एक प्रमुख स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया गया है। कहाँ का, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में। यह एक सींग के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के हॉट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। अब यह फिशिंग कैट के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में उभरा है। यह कहाँ पे स्थित है, तो असम के स्थित है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। हाल ही में CSIR इंडिया और ब्राज़ील के INPI ने किस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रिसेंटली CSIR इंडिया एंड ब्राज़ील INPI साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सेस टू विच डाटाबेस। तो इनमें से जो CSIR इंडिया और ब्राज़ील के INPI ने किस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन 1 में है राष्ट्रीय आयुष मिशन, ऑप्शन बी में डिजिटल इंडिया पोर्टल, ऑप्शन सी में है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी में है इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, जो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी इसका आंसर है, यानी TKDL के माध्यम से CSIR इंडिया और ब्राज़ील ने किस डेटाबेस तक पहुंचने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR एंड इंडिया और ब्राज़ील के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यानी INPI ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL तक पहुंचने के लिए एक समझौता किया है। यानी भारत के कौन है,
तो CSIR और ब्राज़ील का कौन है तो INPI ने हाल ही में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL तक पहुंचने के लिए दोनों एक साथ समझौता किए हैं। जो ब्राज़ील का INPI अब पेटेंट जांच के दौरान क्या करेगी, TKDL का उपयोग कर सकेगा, जिसका यही महत्व है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा तक पहुंचाने में मजबूती मिलेगी, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा सुरक्षा को यानी IP प्रोटेक्शन मजबूत होगा। किसके माध्यम से तो TKDL के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है TKDL क्या है, यानी TKDL क्या है। TKDL 2000 में इसकी स्थापना किया गया था। संस्थापक कौन था तो संस्थापक CSIR था, यानी CSIR जो और आयुष मंत्रालय द्वारा इसका स्थापना किया गया था TKDL का। और इसका उद्देश्य क्या है तो भारत के पारंपरिक ज्ञान को जैसे में आयुर्वेद सिद्ध यूनानी योग दस्तावेज करना, इसका यानी IP यानी दस्तावेज करना, और बायोपायरेसी को रोकना और विदेशी पेटेंट दावों को चुनौती देने में मदद करता है। इसका काम क्या है तो विदेशी पेटेंट दावों को चुनौती देने में मदद करता है और बायोपायरेसी को रोकना होता है। और भारत के पारंपरिक ज्ञान जैसे में आयुर्वेद हो गया, सिद्ध यूनानी हो गया, योग या इनको पेटेंट करने में या दस्तावेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो TKDL का स्थापना 2001 में किया गया था, किसके द्वारा CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला कंसेप्ट है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्ट्रेला 10 वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किस स्थान पर किया है। एट विच लोकेशन डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली टेस्ट द स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस मिसाइल। जो भारतीय सेना ने हाल ही में स्ट्रेला 10 वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किस स्थान पर किया है तो ऑप्शन 1 में चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज, ऑप्शन बी में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, ऑप्शन सी में है बालासोर उड़ीसा, ऑप्शन डी में है जैसलमेर। तो भारतीय सेना ने हाल ही में स्ट्रेला 10 वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किस स्थान पर किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चांदीपुर नहीं होगा, पोखरण होगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किए गए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में स्ट्रेला 10 वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किस स्थान पर किया गया है तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो भारतीय सेना ने राजस्थान में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो स्ट्रेला 10 का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, कहाँ पे तो राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा तो भारतीय सेना द्वारा। जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया है स्ट्रेला 10 का। यह एक क्या है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी क्या है सैम है, यानी इसको सैम बोल भी सकते हैं। यह सैम प्रकार की प्रणाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल यानी सैम, सरफेस टू एयर मिसाइल सैम। यह शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इसका उद्देश्य क्या होता है तो दुश्मन के हेलीकॉप्टर ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराना इसका उद्देश्य है। यह सेना का एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करेगा। कौन तो स्ट्रेला 10 जो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोखरण राजस्थान में। अगला कंसेप्ट है ओटावा कन्वेंशन, जिसकी हाल ही में चर्चा देखी गई, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। द ओटावा कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ओटावा कन्वेंशन जिसका हाल ही में चर्चा देखी गई, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो ऑप्शन 1 में जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी में है अंतरिक्ष हथियार पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी में है सी में है कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध, ऑप्शन डी में है जैविक हथियारों पर प्रतिबंध। तो ओटावा कन्वेंशन जिसका हाल ही में चर्चा देखी गई किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध, इसका आंसर हो जाएगा।
ओटावा कन्वेंशन जिसके हाल ही में चर्चा देखा गया है किससे संबंधित है, तो कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध, बैन ऑन एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो आइए इसके बारे में देखते हैं ओटावा कन्वेंशन के बारे में। ओटावा कन्वेंशन को एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी भी कहा जाता है, यानी ओटावा कन्वेंशन को क्या कहा जाता है, तो एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी भी कहा जाता है। यह कब अपनाया गया था, तो 1997 में इसे अपनाया गया था। कहाँ पे, तो ओटावा यानी कनाडा में इसे अपनाया गया था। लागू कब हुआ था, तो लागू वो 1 मार्च 1994 को लागू हुआ था, यानी 1 मार्च 1994 को लागू हुआ था। यह मानवीय संधि के तहत काम करता है। यह मानवीय संधि है जिसे इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ओटावा कन्वेंशन को कब अपनाया गया था, तो 1997 से इसे अपनाया गया था। कहाँ पे अपनाया गया था ओटावा कन्वेंशन को, तो कनाडा, ओटावा कनाडा में इसे अपनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया, तो 1 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। जो एक मानवीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या होता है, तो मानवीय नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से ही हो जाएगा, कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों को प्रतिबंध, यानी बैन ऑन एंटी पर्सनल लैंड माइंस को विरोध करने पर, यानी कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाना होता है। लैंड माइंस को विरोध या प्रतिबंध लगाना होता है। आइए देखते हैं अगला कंसेप्ट, मुख्य इसका उद्देश्य क्या होता है, तो यह एक संधि सदस्य देशों को बाध्य करता है। यानी ओटावा कन्वेंशन क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका संधि सदस्य देशों को बाध्य करता है क्या करने के लिए, तो एंटी पर्सनल लैंड माइंस उपयोग न करने के लिए, उत्पादन बंद कर दें और भंडारण को न रखें, हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र न करें कहीं बनाकर, मौजूदा बारूदी सुरंगों को नष्ट करें और प्रभावित क्षेत्रों को डी माइनिंग यानी बारूदी सुरंगों को हटाना, डी माइनिंग करें यानी बारूदी सुरंग हटाएं और पीड़ित को सहायता प्रदान करें, यानी विक्टिम असिस्टेंस को प्रदान करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्या है इसका उद्देश्य, ओटावा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगला कंसेप्ट है कि एंटी पर्सनल लैंड माइन क्या है, यानी एंटी पर्सनल लैंड माइन क्या है। यह जमीन में दबाई जाने वाली एक विस्फोटक सुरंग होता है, यानी जमीन में दबाया जाता है जो विस्फोटक सुरंग होता है। किसी व्यक्ति को कदम रखने पर यह फटती है, यानी कोई व्यक्ति इस पर पैर रख देता है तो फट जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अक्सर युद्ध के समय ऐसा किया जाता है और वर्षों तक यह खतरा बनी रहती है। यानी युद्ध के समय यह ऐसा किया जाता है, जो युद्ध होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई व्यक्ति इससे प्रभावित होता है तो वर्षों तक उसको खतरा रहता है, जैसे नागरिकों को, बच्चों को और किसानों को सबसे अधिक से प्रभावित करता है। कौन, तो एंटी पर्सनल लैंड माइन। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि एंटी पर्सनल लैंड माइन क्या है। अगला कंसेप्ट देखते हैं इसका, ओटावा कन्वेंशन में कौन कौन से देश हैं, तो 107 इसमें देश हैं, 60 जो हस्ताक्षर किए हैं, जो लैंड माइन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, देश के संधि के सदस्य हैं। और इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, कौन कौन से इसमें हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है, तो भारत हो गया, अमेरिका जो है, रूस है, चीन है और पाकिस्तान है। ये 5 देश जो ओटावा कन्वेंशन में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जो भारत है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान। ओटावा कन्वेंशन में इसका संधि का सदस्य देश नहीं है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किए हैं। वेयर डिड द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनएग्रेट द नेशनल आरोग्य फेयर 2026। तो इनमें से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो ऑप्शन 1 में नई दिल्ली, ऑप्शन बी में सिहगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है अहमदाबाद गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेवगांव, जो महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किए हैं, सेवगांव महाराष्ट्र में किए हैं, जो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य फेयर यानी 2026 का उद्घाटन कहाँ किए हैं? सेवगांव महाराष्ट्र में किए हैं। जो यह मेला क्या है? तो यह मेला आयुष मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में जो कहाँ पे होता है? तो सेवगांव महाराष्ट्र में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो आयुर्वेद को बढ़ावा देना, योग का बढ़ावा देना, प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, यूनानी शिक्षा को बढ़ावा देना, सिद्ध को बढ़ावा देना, होम्योपैथी को बढ़ावा देना, आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देना, यूनानी सिद्ध को बढ़ावा देना है। यानी यूनानी सिद्ध होगा, यूनानी सिद्ध को बढ़ावा देना, होम्योपैथी को बढ़ावा देना, आयुष प्रणालियों को बढ़ावा देना। आयोजन कब किया जा रहा है? 25 से 28 फरवरी तक यह मेला चलेगा। 2026 तक 25 से 28 फरवरी तक यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसका यही उद्देश्य है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन NMP 2.0 यानी राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP 2.0 का प्राथमिक फोकस क्या है? यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP 2.0 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो PSU का निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU, ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों को मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन ब्राउनफील्ड पब्लिक एसेट्स। ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। ऑप्शन डी में है कृषि ऋणों का वित्त पोषण। तो फंडिंग एग्रीकल्चरल लोन्स। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा बी, जो ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों को मुद्रीकरण करना है यानी मोनेटाइजिंग ब्राउनफील्ड पब्लिक एसेट्स। यानी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 2.0 का प्राथमिक फोकस है ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण करना। तो आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों का मुद्रीकरण, जो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NMP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो 2.0 को 23 से 24 फरवरी को लॉन्च किया गया है। इसे क्या किया गया? निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका जारी किया गया है। नई दिल्ली में जारी किया गया। जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है पहले से मौजूद ऑपरेशन ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों को राजस्व प्राप्त करना। यानी पहले से जो मौजूद है ब्राउनफील्ड सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व प्राप्त करना होता है। यानी सार्वजनिक संपत्तियों से क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ब्राउनफील्ड का? इसका मुख्य उद्देश्य है कि सार्वजनिक संपत्तियों से राजस्व प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आइए और देखते हैं इस कंसेप्ट। ब्राउनफील्ड एसेट्स क्या होता है? यानी ब्राउनफील्ड एसेट्स क्या होता है? पहले से निर्मित और संचालित बुनियादी ढांचा में जैसे में प्रयोग करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसे फंडिंग यानी जो कर लगाया जाता है उसे प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ब्राउनफील्ड एसेट्स को प्राप्त करने के लिए हमें पूंजी चाहिए, तो उसी को कर लगाया जाता है। जो ब्राउनफील्ड एसेट्स में राष्ट्रीय निर्माण शामिल हो जाएगा, जो रेलवे स्टेशन हो जाएगा, बंदरगाह शामिल हो जाएगा, हवाई अड्डे शामिल हो जाएंगे, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स शामिल किया जाएगा। जो एक प्रकार के देखा जाए तो कर लगाया जाए सार्वजनिक संपत्तियों पर और उसे कर को वसूला जाए। किस लिए? तो ब्राउनफील्ड एसेट्स को निर्मित करने के लिए, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित करने के लिए, रेलवे स्टेशन को निर्मित करने के लिए, बंदरगाह को निर्मित करने के लिए, हवाई अड्डे को निर्मित करने के लिए और पावर ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए। अगला कंसेप्ट है कि NMP 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि नई परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना होता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना होता है, संपत्तियों को स्वामित्व तो सरकार के पास ही रहता है और केवल संचालन लीज के माध्यम से मूल्य इसका सृजन करते हैं। यह निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है, बल्कि एक एसेट
मोनेटाइजेशन है, यानी यह एक प्रकार का क्या है, पूंजी जुटाना होता है। इसके माध्यम से NMP 2.0 का जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और संपत्तियों को स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है इसमें, और संचालन लीज के माध्यम से इसका मूल्य सृजन होता है। केवल यह निजीकरण नहीं है बल्कि एक एसेट मोनेटाइजेशन है। NMP 2.0 के यही उद्देश्य है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर कितने OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। तो सरकार ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर कितने OTT प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करने का आदेश दिया है। हाउ मेनी OTT प्लेटफॉर्म्स वेर ऑर्डर टू द ब्लॉक बाई द गवर्नमेंट फॉर स्ट्रीमिंग ऑब्सेंस कंटेंट। तो कितने बंद किया करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। तो सरकार ने जो अश्लील सामग्री को प्रसारित करने पर कितने OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 5। आइए इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले के आरोप में 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसमें से यह कार्रवाई क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT एक्ट 2000 के तहत IT नियम 2021 के तहत की गई है। यह किसके द्वारा इसको बंद किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी 2000 IT एक्ट 2000 तथा IT नियम 2021 के तहत इसको बंद किया गया है। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि 26 फरवरी 2026 को NCERT ने किस विषय की पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव को वापस लेने की निर्णय लिया है। यानी 26 फरवरी 2026 को NCERT ने किस विषय के पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव को वापस लेने के लिए निर्णय लिया गया है। यानी आज ही ऑन फरवरी 2026 को 2026 को NCERT डिसाइडेड टू रोल बैक चेंजेस मेड इन विच सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक। तो ऑप्शन 1 में हिस्ट्री, ऑप्शन बी में साइंस, ऑप्शन सी में पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शन डी में अर्थशास्त्र। तो इनमें से जो NCERT ने किस विषय के पाठ्य पुस्तकों में जो किए गए हैं बदलाव सरकार के द्वारा उसे वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। इसका आंसर हो जाएगा 13 में ए इसका आंसर हो जाएगा, जो 13 का ए इसका आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री में इसका कुछ बदलाव किया गया था सरकार के द्वारा, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उससे बदलाव को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 26 फरवरी 2026 को इतिहास के यानी हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक में कुछ विवादित बदलावों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया है सरकार द्वारा। इस निर्णय का उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक सामग्री को संतुलित करना, तथ्यात्मक को सही करना और अकादमिक मानकों को अनुरूप बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इसे 26 फरवरी 2026 को इतिहास के कुछ बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा, उसे वापस लेने का निर्णय लिया जाएगा आज। इसका उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक सामग्री को संतुलित करना और तथ्यात्मक और अकादमिक मानकों को अनुरूप बनाए रखना इसका उद्देश्य है, जो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिस्ट्री। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है कि 25 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के नाम को बदलने की मंजूरी दी है। तो इनमें से 25 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के नाम को बदलने की मंजूरी दी है। ऑन 2025 फरवरी 2026 को द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ विच स्टेट। तो ऑप्शन 1 में है केरल से केरलम बदला जाएगा, ऑप्शन बी में ओडिशा से उड़िया बदला जाएगा, या पंजाब से पंजाबी बदला जाएगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के नाम को बदलने की मंजूरी दी जाएगी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, ए सही हो जाएगा। केरला को अब केरलम कहा जाएगा। 25 फरवरी के बाद अब केरला को केरलम कहा जाएगा, जो 25 फरवरी 2026 को अब केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, जब अब केरल राज्य को अब केरलम राज्य कहा जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कि क्यों ऐसा कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम केरलम करने की मंजूरी दी है, जो मलयालम में प्रचलित नाम है। यानी इसका मलयालम नाम क्या है, केरलम इसका नाम है। यह बदलाव किस लिए किए गए, तो सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए किया गया है। केरलम मलयालम भाषा में राज्य का पारंपरिक और प्रचलित नाम है। केरलम इसका मलयालम भाषा में क्या नाम है, तो राज्य का पारंपरिक और प्रचलित नाम है इसका। जिसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सशक्त बनाना है। नाम के परिवर्तन में संसद में संविधान की अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल्ड में संशोधन आवश्यक होता है। अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रक्रिया किया गया है। नाम परिवर्तन के लिए संसद में संविधान की अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल्ड में संशोधन की आवश्यक होता है, जो अनुच्छेद 3 के तहत यह प्रक्रिया पूरी की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरलम, केरल को अब केरल राज्य कहा जाएगा। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो यूएन विशेषज्ञों ने भारत में पुलिस हिरासत में मौतों और यातना के बारे में क्या चेतावनी दी है। ऑन 25 फरवरी 2026 को यूएन एक्सपर्ट्स वार्न इंडिया अबाउट व्हाट रिगार्डिंग डेथ, टॉर्चर इन पुलिस कस्टडी यानी पुलिस कस्टडी। तो यूएन विशेषज्ञों ने भारत में पुलिस हिरासत में मौतों और यातना के बारे में क्या चेतावनी दी है। तो ऑप्शन 1 में जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी में पुलिस सुधार की आवश्यकता और स्वतंत्र जांच, ऑप्शन सी में आर्थिक नीति, ऑप्शन डी में शिक्षा सुधार। तो यूएन विशेषज्ञ द्वारा भारत में पुलिस हिरासत में मौतों और यातना के बारे में क्या चेतावनी दी है, तो पुलिस सुधार की आवश्यकता करना है और स्वतंत्र जांच को करना है, यानी नीड फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्यों ऐसा चेतावनी दिया गया है यूएन द्वारा। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR ने क्या किया है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से जुड़े यूएन ने क्या किया है, मानव अधिकार को विशेषज्ञ को भारत में पुलिस हिरासत में मौतों और कथित यातना यानी टॉर्चर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त किया है। जिसमें इसमें राज्य कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो गया और असम हो गया। कथित तौर पर इसे इनकाउंटर किया जा रहा है और हिरासत में मौतों को रिपोर्ट को जिक्र किया जा रहा है। तो इसीलिए यूएन ने मानवाधिकार के विशेष में गंभीर रूप से चिंता जाहिर किया है। जो पुलिस की हिरासत में मौतें हो जाती हैं यानी कस्टोडियल डेथ हो जाता है और कथित यातना यानी टॉर्चर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त किया है यूएन, जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स से जुड़े स्वतंत्र हैं। कौन है, तो OHCHR जो है यूएन का एक कंपार्टमेंट है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुलिस सुधार की आवश्यकता है और जांच की, जो नीड फॉर द पुलिस रिफॉर्म्स एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस। अगला देखते हैं इसके बारे में। यूएन की विशेषज्ञों की क्या चिंता है, तो हिरासत में मौतों के मामलों की पारदर्शिता की कमी है, यानी इसकी मुख्य चिंताएं क्या है, तो हिरासत में जो हो जाती हैं मौतों के मामलों में इसे पारदर्शित रूप से की कमी है। कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ यानी फेक इनकाउंटर्स का आरोप लगाया गया है यूएन के विशेषज्ञ द्वारा, और पुलिस हिरासत में यातना और अमानवीय व्यवहार किया जाता है यानी टॉर्चर किया जाता है, और जवाबदेही की कमी होती है यानी अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, जो यूएन के विशेषज्ञ यानी ऑफिसर अधिकारियों ने इसे मुख्य चिंता जाहिर किया है, खास करके असम और उत्तर प्रदेश में। अगला कंसेप्ट है, यूएन की प्रमुख मांग क्या है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और पुलिस सुधार को किया जाए, पुलिस रिफॉर्म्स किया जाए, मानव मानकों को अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, मानवाधिकार मानकों को अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए, हिरासत प्रक्रियाओं को एक आधुनिकीकरण किया जाए यानी मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया को किया जाए हिरासत को। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और।
जो ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस यानी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। जो OHCHR जो संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है जो विश्व भर में मानव अधिकारों को संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। कौन है? OHCHR है। किसकी एक प्रमुख संस्था है? तो UN की एक प्रमुख संस्था है यानी संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना कब की गई थी OHCR की? तो इसकी स्थापना 1993 में इसका स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसमें कितने फील्ड कार्यालय है? तो 89 फील्ड कार्यालय है और स्टाफ 2024 में इसका डाटा है 1950 इसमें कर्मचारी काम करते हैं जो वर्तमान लीडरशिप का नेतृत्व करते हैं। जो इसका कौन है नेतृत्व करने वाले लीडरशिप? उच्चायुक्त कौन है? हाई कमिश्नर। तो बोलकर तर्क यानी बोलकर तर्क इसका मुख्य हाई उच्चायुक्त है। और उप उच्चायुक्त कौन है? तो डिप्टी हाई कमिश्नर कौन है? तो नाडा अल नासिफ यानी नाडा अल नासिफ इसकी उप उच्चायुक्त है। और उच्चायुक्त कौन है? हाई कमिश्नर। तो बोलकर तुर्क नियुक्त किए गए हैं 2022 में इसको नियुक्त किए गए हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। इनका काम क्या होता है? तो मानव अधिकारों को निगरानी करना होता है, देश की तकनीकी को सहायता करना होता है, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल की सचिवालय समर्थन करना होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के संधियों का समर्थन करना होता है, जांच आयोग करते हैं ये लोग यानी फैक्ट फाइंडिंग मिशन यानी कमीशन फॉर इंक्वायरी भी करते हैं ये लोग। इसका मुख्य काम है। अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। तो कमेंट में बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कीजिए ताकि टीम को मोटिवेट मिले। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। ओके बाय।